हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की गूगल बॉय की, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। करीब 10 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा किसी न किसी टीवी चैनल पे वो अपने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन बीच में वो अचानक से गायब हो गए और करीब 10 साल बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। आइए सुनते हैं आज उस इंटरव्यू में कि वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वापस स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है द बड़ा भारत शो। ऐसे कई लोग जिन्होंने भारत को बड़ा भारत बनाया, ऐसे ही कई बहुमूल रत्नों की खोज में हम निकल पड़े हैं। ये कुछ अलग है कहानियां, इनकी इंस्पिरेशन की है बहुत बड़ी निशानियां। इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भारत की है ये शान। जिस लिटिल जीनियस से आपको मिलाएंगे वो कर देगा आपको हैरान। अमूमन क्या होता है, हर बच्चे का कोई हीरो होता है, पर यह अपने आप में एक ऐसा बच्चा है जो सारे बच्चों का एक बच्चा ही हीरो बन चुका है। हर बच्चा बड़े बड़े हीरो देखता है, ये खुद ही अपने आप में सभी बच्चों का हीरो है। आइंस्टाइन तो आपने नाम सुना है, आईक्यू में इन्होंने आइंस्टाइन को आईक्यू में दी है सॉलिड टक्कर। हर सब्जेक्ट पे है इनकी जबरदस्त पकड़। आइंस्टाइन का आईक्यू एक्चुअली 160 था और इनका भी आईक्यू 150 है। अमूमन एवरेज आईक्यू 80 के आसपास रहता है, इसीलिए इनको विश्व के सबसे बुद्धिमान बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। कैसे ये अद्भुत बने और ये आपको कैसे इंस्पायर करेंगे टू डू मोर, टू बी मोर, टू अचीव मोर। स्वागत करते हैं आज कौटिल्य पंडित का, द गूगल बॉय ऑफ इंडिया, इन द बड़ा भारत शो। तो स्वागत है आपका कौटिल्य आज द बड़ा भारत शो में। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड इट्स माई ऑनर कि आज मैं एक ऐसे शो के अंदर हूँ जिसका सोल रीज़न है इंडिया के अंदर जितना भी इनबॉर्न टैलेंट है उसको बाहर निकालना, एंड इट्स रियली माई ऑनर एंड आईड लाइक टू थैंक यू वेरी मच सर। मैंने आपके लिए शुरुआत ही ऐसे करी कि बच्चों के हीरो होते हैं और आप एक बच्चा होते हुए इतना बड़ा हीरो बने। आपके बचपन के मैंने बहुत वीडियोस देखे, बहुत प्यारे वीडियोस थे आपके, और आपको उठा करके कुर्सी पे बिठा देते थे और कुछ ज्योग्राफी के बड़े क्वेश्चंस आप लिया करते थे। तो क्वेश्चन आंसर तो लोगों ने आपके साथ बहुत किए। कौन बनेगा करोड़पति में आके बहुत फेमस हुए, आप इसरो में भी गए और आप अब्दुल कलाम जी से मिले, बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिले। सबसे पहले अब्दुल कलाम जी से शुरू करते हैं, उनके साथ मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर, आप कभी भी किसी भी ऐसी पर्सनालिटी से मिलते हो जैसे आज मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो एक ऐसा एक ऑरा होता है उनका, एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपको फील होती है और वहाँ से आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने, उन व्यक्तित्व ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, इतना सारा कुछ अचीव करा, इतना ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है कि उनसे जितना नॉलेज मिलता है, उनसे आप जितनी देर इंटरैक्ट करते हो उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलने में तो अलग ही लेवल का मज़ा होता है। और ऑफकोर्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से मिलके तो बहुत ही अच्छा लगा, और वे वैसे मेरे आइडियल भी हैं, एंड इन एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इट फील्स रियली ग्रेट। इनको देख के लगता नहीं है कि 13-14 साल के हैं, ऐसा फट आंसर देते हैं, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ आप कौटिल्य, ये आप इतने इंटेलिजेंट शुरू से ही थे, मतलब ये कैसे हुआ? ये मेरा क्वेश्चन आता है मन में जब मैं सोच रहा था कि आपसे मिलने वाला हूँ। मैं सोचा कि आदमी इंटेलिजेंट जन्म से होता है कि कर्म से होता है? सर देखिए, सभी जितने भी लोग हैं उन सभी के पास एक इनबॉर्न टैलेंट होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज ड्यू टू गॉड्स ग्रेस। भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है, एवरीबडी इज गॉड गिफ्टेड, एवरीबडी इज गॉड गिफ्टेड वेदर दे हैव देयर पर्टिकुलर फील्ड्स। बस ये मैटर करता है आप उसको थोड़ी सी नरिशिंग कर लो, थोड़ा सा आप अपने आप को जान जाओ, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की क्वालिटी नहीं पहचानते, जब तक आप उसको थोड़ा ग्रेस नहीं करते, जब तक आप उसमें अपनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते, तब तक वो आपका जो रियल टैलेंट आपका है वो आपको बाहर दिखता नहीं है, और जैसे भी आप करते हैं तो आ जाता है। तो ऐसी सिर्फ मेरी बात नहीं, सभी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, एंड एवरीबॉडी इज स्पेशल एंड यूनिक। तो मतलब ये हो गया कि भाई टैलेंट जन्म से तो सबके पास है, पर कर्म के लिए आपको थोड़ा नरिशिंग करो, उसको बिल्ड करो, डेवलप करो। तो क्लास में मैं सोचता हूँ, कई बार स्कूल में पढ़ते हो बच्चे, वहाँ क्लास में होते हैं, लड़के लड़कियाँ सब देखते हैं, यार ये लड़का तो शुरू से इतना जीनियस है। तो मतलब ऐसा भी हुआ है कभी आप फर्स्ट नहीं आए क्लास में, थोड़ा पीछे आए रैंक में? वैसे सच्चाई बताऊं तो मैं आज तक फर्स्ट नहीं आया। Is it? Yes, and there's no problem with it. Though I've given exams of various other levels, and one thing, मतलब अब तो खैर मैं पढ़ाई पे ध्यान देने लग गया हूँ स्कूल की, और अब तो शायद फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब 7 तक तो या 6, 7, 8 तक तो पापा मम्मा ने कभी पूछा ही नहीं कि कितने मार्क्स आए हैं, नेवर एवर। आई थिंक आप नॉलेज बिल्ड करते रहे। हाँ सर, क्योंकि मार्क्स का एक सेट सिलेबस होता है, एंड दैट डजंट डिफाइन योर इनबॉर्न इंटेलेक्ट।
that doesn't define your knowledge, and everything that you can get is from जब आप ज़्यादा चीज़ों को देखते हो, जब आप ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प करते हो छोटी एज में, तो वो आपके लाइफ के लिए भी हर तरीके से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और 6-7 तक हाँ मार्क्स ठीक ठाक आते थे, बुरे तो कभी भी नहीं आए हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट पे कभी ध्यान नहीं दिया और कभी कभी आया हूँ। मेरे को नहीं आपकी बात अच्छी लगी कि स्कूल की पढ़ाई सीमित है और वो सीमित पढ़ाई आपके असीमित टैलेंट को डिफाइन नहीं कर सकती। नहीं सर, जैसे अब तो खैर मैं पढ़ाई के ऊपर, स्कूल की पढ़ाई पर काफ़ी ध्यान देने लग गया हूँ उसके थोड़ा, लेकिन मैंने कभी भी अपने जो अभी भी मैं बाहर की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको कभी भी नहीं छोड़ता, बिकॉज ऑलवेज आई ट्राई टू लर्न समथिंग मोर। इतने सीरियस हो आप यार, कोई दोस्त भी है आपके? नहीं है सर, आप पूछोगे तो मैं आई एम वन ऑफ द मोस्ट अनसीरियस और हाइपर, नॉट हाइपर, आई एम द मोस्ट अनसीरियस किड एंड आई ऑलवेज ट्राई टू एंजॉय एवरीथिंग। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं भी पहले ऐसे नहीं था, अरे सर क्या होगा, आई वाज नॉट लाइक दैट। मेरे को था अरे विवेक सर से बात होगी, बहुत ही मजा आएगा, तो सीरियसनेस नहीं एक्साइटमेंट के साथ में था। सो इट्स ऑलवेज एक्साइटमेंट, नेवर एवर सीरियसनेस। मैंने देखा अब तो आप नाउ यू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। सर मोटिवेशनल स्पीकर हमारे करियर को खतरा तो सर नहीं है? नहीं सर, मोटिवेशनल स्पीकर सर आप कहाँ और सर हम कहाँ, सर आप तो अलग ही हैं। सर एक चीज़ तो कहना चाहूँगा कि मोटिवेशनल स्पीकर तो क्या सर, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्तों के, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मेरी उम्र के बच्चे हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। तो एज अ किड एंड एज अ स्टूडेंट YouTube videos around it? नहीं सर, जैसे हाँ मतलब मैंने 5-7 महीने से अपना करा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल आते थे और एक बार मेरा नंबर वायरल हो गया था, तो उसको ही करने के लिए, क्योंकि आप जिनका भी कॉल आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, आपसे प्यार करते हैं, सभी का आप आंसर भी नहीं दे सकते क्योंकि इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो जनरल सवाल होते हैं उनको मैं अपने चैनल पर डालूँ, ना आई एम स्टार्टेड अपलोडिंग इट हर चीज़ के। मेरा चैनल है अभी गूगल बॉय कौटिल्य के नाम से। गूगल बॉय कौटिल्य मिल गया, चैनल मिल गया, सब्सक्राइब करो फटाफट, पहले सब्सक्राइब कर लो वीडियो खत्म होने के बाद। तो कौटिल्य एक बात बताओ यार, कभी दोस्तों से झगड़ा भी होता है या उनको कभी इनसिक्योरिटी हो जाती है, इसको सब मालूम है, या कभी रियल दोस्ती ना हो के फेक दोस्ती भी होती है? आप 9th में हो 10th में? सर 10th में। सर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्त जो होता है दैट इज नॉट डिफाइंड बाय समथिंग लाइक दिस, और दोस्ती के अंदर कभी ये चीज़ें आती नहीं है, और ना क्योंकि मेरे दोस्त को मेरे से कम कैसे पता हो सकता है, वो तो मेरा दोस्त है। जितने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, सभी होते हैं, क्लास के अंदर हर कोई यूनिक होता है, उनको जो पता है वो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। एक एरिया मुझे लगता है जिसमें आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और मैं आपको बड़ा भारत शो में इसीलिए इनवाइट करके लाया हूँ, आपको इनवाइट यहाँ पे इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ वो पर्सनालिटीज ला रहे हैं जो भारत को रियली इंस्पायर कर रहे हैं। वन थिंग विच आई वॉन्ट यू टू टेल अस समथिंग अबाउट मेमोरी। आपका मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, हमने शुरू से देखा कि आपको बचपन से 3-4-5 साल के उठा के न्यूज़ चैनल पर बैठा दिया करते थे। मैं कोई रैपिड फायर नहीं खेल रहा आपके साथ, आप बहुत दुनिया के साथ खेल चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मुद्दा ये है कि ये मेमोरी आपकी मजबूत हुई कैसे, और बच्चों को क्या करना चाहिए अपनी मेमोरी को स्ट्रांग करने के लिए? सर देखिए, मैंने एक चीज़ इसके अंदर हमेशा नोटिस करी है कि शुरू से क्योंकि आई गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम माई दादाजी, पापा जी एंड एवरीबडी टीचर्स। मेरे क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस सभी के पास होते हैं, हर बच्चे, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप उनको बताने बैठो तो आपको लगेगा कि अरे इनकी जो इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी है ये बहुत ही ज़्यादा है। मेरे क्वेश्चंस थे और उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर किया, एंड और ये मेरा मतलब आई वाज रियली फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे जो पेरेंट्स थे और जिनसे भी मैं मिला, अगर मैं इमेजिन करी आज किसी से मिलता हूँ तो उनसे मैं कुछ पूछता, वे मेरे को बता देते। तो उससे क्या है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और मेरे को अगर मैं कुछ भी पढ़ता तो मेरे को आसान लगता और मेरे को समझ में आता, और उसके अंदर मेरे को इंटरेस्ट हो जाता तो मैं और पढ़ता। तो ऐसा नहीं था कि मेरे को मैं कुछ इसका ट्रिक यूज़ करता है, पोर्शन, इट वाज जस्ट मेरे को ईजी लगता, अंडरस्टैंडिंग होती। So what you're saying is कि memory is a function of understanding. Yes sir. जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी मेमोरी। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। हाँ, मैंने आपका कोई फॉर्मूला भी अभी सुना था रिसेंटली कि आप डिटेल में जाते हैं, उससे पहले आप कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, तो ये मतलब CCD। यस सर। तो ये मतलब मैंने एक तरीके से सोचा, और मैंने खुद इसको अप्लाई करता हूँ, और मैंने कई जगह से इसको देखा है, इसको मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई। क्या होता है CCD? सर देखिए, सबसे पहले अगर हमको कोई चीज़ करनी है, कोई भी चीज़, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट कि आप इसको पढ़ाई के वे में या किसी भी चीज़ के में, तो जनरली प्रॉब्लम्स कब आती है? फॉर एग्जांपल आपको कोई हिस्ट्री की कोई चीज़ याद करनी है, कई बच्चों को हिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है। उसका रीज़न क्या है? वो डायरेक्ट डेट्स के अंदर घुसते, डायरेक्ट फैक्ट्स के अंदर घुसते, जिनसे मार्क्स आते हैं, उसके अंदर उनको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको पहले उसके बेसिक्स समझने होंगे कि क्या क्या वो चीज़ें हैं,
उसके बाद उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, क्या उसका रीजन है। आपको ये तो पता हो कि वो क्या है, उसके बाद उसका रीजन बताओ, और उसके बाद जो डेप्थ है वो तो आता है, आप कितना भी पढ़ लीजिए उतना ही कम है। तो ये कह रहे हैं कि डेप्थ में जाने से पहले आप कॉन्सेप्ट यानी कि कंटेंट और उसका कॉन्टेक्स्ट, इसको अगर आपने पकड़ लिया Yes, sir. तो आपको कहानी मिल जाएगी, कहानी मिल जाएगी, किस्सा समझ में आ जाएगा, किरदार निकाल लोगे, किस्सा कहानी किरदार, ये मेरा नया फॉर्मूला निकला है। ओके, सो गुड यार, आई इट इज इंस्पायरिंग टू मीट यू। आप इसरो भी गए थे बेंगलुरु, कितने साल के थे? सर शायद अभी दो या 3 साल, कोरोना से 1-2 साल पहले की बात है, तो मैं इसरो गया था। वहाँ पर इट वाज माय ग्रेट ऑनर कि मैं वहाँ के जो इसरो के तब के आइजैक के डायरेक्टर थे डॉक्टर एम अन्नादुराई, मालसोरे अन्नादुराई सर, जो कि जो आपका चंद्रयान 1 मिशन था उसके अंदर भी वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और इवन जो मिशन मंगल था उसके अंदर वो उसके काफ़ी हेड थे, और मूवी के अंदर भी उनको दिखाया गया जो उनके काम है, ही वाज वेरी एडमायर्ड। आप तब 11 साल के थे? यस सर तब मैं उनसे मिला, उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड दैट वाज माय बिग ऑनर। ऑल्सो वहाँ पर नियर अबाउट 50 यूथ साइंटिस्ट से, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह से, मतलब जो भी वहाँ के साइंटिस्ट थे उनसे मेरा एक इंटरेक्शन हुआ, वहाँ से मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला। ये एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट वहीं से डेवलप हुआ? सर एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट मेरे को पहले से था, हाँ, वहाँ से जाकर मुझको बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब भी आप किसी चीज़ को थोड़ा और जानते हो तब आपको उस चीज़ से और प्यार होने लग जाता है, और फिर आपको उसमें और मजा आने लगता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो डेप्थ की आपने बात करी, एस्ट्रोफिजिक्स, ये जरा एक भाई थोड़ा बताओ क्या होता है एस्ट्रोफिजिक्स? जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा स्पेस है, उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल हैं, और उन सभी चीज़ों को डिफाइन करना, उनको समझना, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है यूनिवर्स में उसके पीछे एक रीज़न है। वो क्या रीज़न है ये पता करना ही एस्ट्रोफिजिक्स है, बाय यूजिंग ऑल ऑफ द ग्रेट टूल्स ऑफ यार टुडे। चेहरा देखो बच्चे का, ऐसी क्यूरियोसिटी है, कुछ हो रहा है, कुछ अनकन्वेंशनल है, कुछ हो रहा है, इतना भयंकर। ये क्यूरियोसिटी साइंस है, ये चाहता हूं मैं बड़ा भारत शो में आप पकड़िए। ये क्यूरियोसिटी जिसकी बात शुरू करी आज कौटिल्य ने, ये क्यूरियोसिटी जिसके अंदर है, जो पैशनेटली क्यूरियस है, उसकी लर्नेबिलिटी का कर्व सबसे ऊंचा होता है। बचपन कैसा रहा आपका? मतलब डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी, कभी गुस्सा खाते थे पेरेंट्स, या हमेशा आपको इनकरेज किया उन्होंने? तो कैसा आपका चाइल्डहुड कैसा रहा पेरेंट्स के साथ? सर मेरा चाइल्डहुड कैसा रहा ये तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी मेरा चाइल्डहुड ही चल रहा है, और बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानना हाँ, कितना मुश्किल है। नहीं, डांट भी पड़ती है, पिटाई भी हो जाती है, कॉमनली हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ प्यार भी उससे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं 14 ईयर्स का हूँ, और अभी भी मैं अपने पापा जी के गले लग के सोता हूँ, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ गलत करते हो, अगर आप थोड़ा वो, तो थोड़ी बहुत डांट या समझनी तो ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को डांट मार नहीं पड़ती, आपको क्या लगता है पढ़नी चाहिए कि नहीं? सर देखिए, आपको बच्चों को ये नहीं पता होता, या फिर किसी को भी जो जनरल आजकल का है, कि उनके वेल विशर्स कौन है। पेरेंट्स बहुत ही बड़े वेल विशर्स होते हैं, उनके सपने आपके लिए, हाँ, वे आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। अगर इमेजिन करिए आपको कुछ और बने और वे आपको कुछ और कहते हैं, तो हाँ, वो आपकी बात को डिफाइन नहीं करते, लेकिन वो आपके लिए बेस्ट चाहते हैं। हाँ, आप उसके अंदर अच्छे हो नहीं, वो अलग बात है। तो पेरेंट्स ऑलवेज लुक फॉर योर बेस्ट, और अगर वे कुछ ठीक कहते हैं तो उसको सुनो, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस है, और उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। और जब तक आपके पास डांट नहीं लगती, जब तक आपके ऊपर थोड़ी मार नहीं लगती, तब तक आप उस लेवल पर नहीं पहुँच पाते। क्योंकि अगर किसी पत्थर को मूर्ति बनने के लिए बहुत ज़्यादा घिसाई की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मार की ज़रूरत होती है, और वही पेरेंट्स करते हैं, और वही कोई भी टीचर, आप जैसी कोई भी इतने अच्छे व्यक्ति जो सभी को इंस्पायर करते हैं, कोई इंस्पिरेशनल पर्सन, कोई टीचर यही काम करते हैं। वे आपके ऊपर थोड़ी थोड़ी आपको कार्व करते हैं, उसमें भले आपको चोट आ सकती है, भले आपको दिक्कत होगी उसको अप्लाई करने में, लेकिन एंड में जाके वो आपके लिए हमेशा बहुत ही अच्छा रहेगा। इतने संस्कार हैं आप में, इतने संस्कार हैं, कहाँ से इतने संस्कार आ गए भाई? ये तो अनबिलीवेबल। एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। जी सर। संस्कार इतने हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हो, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, कभी चीटिंग करी है आपने? सर चीटिंग तो शायद करी नहीं है अब तक, ऐसा तो लगता है, क्योंकि चीटिंग ये चीज़ होती है, चीटिंग आप किससे कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप चीटिंग खुद से कर रहे हैं तो खुद से क्यों चीटिंग कर रहे हो, पहली बात तो ये है। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन क्लास 1-2 अटेंड नहीं करी, और पेपर, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के दौरान तो बहुत आते थे मैसेजेस आते थे कि कुछ सीखो, कि मैसेजेस आते थे कि कुछ बताओ, आते थे। तो हाँ, कब 1-2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा वैसे नहीं करी। आपसे पहले मैं अभी पीछे आनंद कुमार जी से भी मिला,
जी सर। सुपर 30 वाले, वो भी मैथमेटिक्स के चैंपियन, आप भी मैथमेटिक्स के चैंपियन। अभी 10th में आई नहीं आप, मैं सुना RD शर्मा 12th के ट्रिग्नोमेट्री वो सब सॉल्व कर दिया, यूट्यूब चैनल पे अपने IIT JEE की पूरी उसका एग्ज़ाम आपने वहाँ क्रैक करके दिखा दिया। तो ये मैथमेटिक्स से इतना प्यार, मेरे को तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वो मेरी जान खा गया था। वो 32 नंबर मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। 4 सब्जेक्ट में जितना मैंने टाइम लगाया उतना वो 32 नंबर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे लगाया। ये मैथमेटिक्स से इतना प्यार कैसे हो गया? सर देखिए, वैसे मैं आनंद सर से मिला हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ जाना है। और अगर आप जो RD शर्मा की बात करें तो जब मैं 2nd क्लास के अंदर था तब मैंने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी 2 रातों के अंदर फिनिश कर दी थी। तो एक सर थे मैथमेटिक्स गुरु डॉक्टर RK श्रीवास्तव सर, सो उनकी गाइडेंस के अंदर मैंने वो करा था। और मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज प्योर नॉलेज, इट इज एप्लीकेशन। फिजिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, बट मैथमेटिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड लॉजिक। तो मैथमेटिक्स क्या है? अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ सीखना है तो, और अगर ज़रूरी नहीं कि अगर आपका मैथ्स अच्छा तो आप मतलब किसी चीज़ में अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ एप्लीकेशन को देखना है तो उसका तो प्योर सिंपल चीज़ मैथ्स है। एक चीज़ मैंने देखी कि आपके पेरेंट्स, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर सब एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनका अंग्रेजी अच्छा नहीं था। आपने बहुत तेज अंग्रेजी सीखा, फट। ये कैसे सीखा आपने? सर वैसे तो इंग्लिश जो है दैट्स जस्ट मेयर लैंग्वेज। हाइप मत किसी को, मतलब इंडिया के अंदर एक हाइप है, एक जनरल वे के अंदर भी हाइप हो जाती है। आप हिंदी के अंदर इतना अच्छा बोलते हैं, आप कितने अच्छे हैं, तो आपका जो कंटेंट होता है, आपका जो बातें होती है वही मैटर करता है पहले तो यही। हाँ, इंग्लिश मैंने कैसे सीखी तो एक जनरल में, मतलब गांव के अंदर रहता था, कोई ज़्यादा सिनेरियो नहीं था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए स्पेशली, अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत आती है तो इस टिप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इंग्लिश का किसी भी चीज़ को, किसी भी लैंग्वेज को ईजिली समझ पाओगे। गर्मियों के छुट्टियों के दिन थे, हमको बहुत सारी हम पापा ने कहा 5-7 दिन के अंदर हमारी इंग्लिश अच्छी हो गई थी, फ्लुएंसी आ गई थी। आप ग्रामर ठीक कर सकते हो, फ्लुएंसी कैसे आई? तो मैंने ये करा, पापा जी ने ये काम कि आज जो भी तुमने किया, तुमने खेला कूदा, कुछ भी करा, मौज मस्ती करी, क्रिकेट खेले, जो भी कुछ हुआ अब से अब तक, उसको एक्सप्लेन करो अपने शब्दों के अंदर। इंग्लिश हिंदी बाद में आएगी, अपने शब्दों के अंदर। फिर क्या होगा? आप एक्सप्रेस करना आ गया आपको। सबसे बड़ी बात है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर लीजिए, उसके बाद लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाएगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे कुछ दिक्कतें आई, ग्रामेटिकल एरर्स आई, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उनको इग्नोर करो, वो धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो आपकी स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने की जो अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, अगर आपके पास वो आ जाता है तो सारी चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। फिर उसके बाद उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। शुरू में एरर्स आई, प्रॉब्लम्स हुई, थोड़ा गलत प्रोनाउंसिएशन, उसको इग्नोर करो, धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाएगी। लेकिन आप पहले बोल दिया तो सब कुछ हो जाएगा। इतने कम उम्र में आपने इतना कुछ किया, क्या कभी कोई ऐसा पल आया आपको थोड़ा घमंड भी आया हो? नहीं, बच्चों को आजकल स्टडी टिप्स चाहिए, तो अगर एक टिप देना चाहो सबसे सॉलिड वाला, जिससे उसका गेम चेंज होए, तो वो क्या होगा? मैंने सुना आपसे स्वामी शंकराचार्य जी ने पूछा था आपसे कि 3 वरदान मांगो, आप यहाँ आए हो, तो आपने क्या 3 चीजें मांगी? मैंने सुना आपको हनुमान चालीसा, भगवत गीता, और आप एक स्वामी शंकराचार्य के पास भी गए, वहाँ भी आप गाइडेंस ट्रेनिंग लेकर के आए। तो आपको क्या लगता है ये वैदिक ज्ञान और हमारी मॉडर्न साइंस और हमारी वैदिक साइंस, इनके बीच में कोई सामंजस्य है क्या? सर मैं यही कहना चाहूँगा इस बात पे तो कि जो हमारी एंशियंट साइंसेस हैं, स्पेशली अगर मैं वेदों के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं, क्या वेद पढ़ पाए अभी तक? कुछ वेद पढ़े आपने? नहीं, वेद तो अभी पढ़ने हैं, वो तो अल्टीमेट गोल है लाइफ का, और अभी तक उतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि वेद इतनी बड़ी चीज़ है, उनको पढ़ने के लिए पहले एक इनिशियल नॉलेज करूँगा, क्योंकि वेद तो। पर भगवत गीता पढ़ी है आपने? जी, भगवत गीता तो आपको याद भी है? हाँ, कुछ पार्ट उसका याद है, भगवत गीता जी का कुछ पार्ट मेरे को याद है। तो यही इस बात में तो है कि वैदिक साइंस बहुत ही ज़्यादा प्योर है, पायस है। उसको समझने के लिए हमको एक लेवल पर जाना होगा, और अगर हम करते हैं तो वैदिक इज़ वेरी 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 हाईटेक साइंसेस। अगर आप कहीं पर देखिए तो हमारी एंशिएंट साइंस के अंदर, हनुमान चालीसा के अंदर भी सन तक का डिस्टेंस गिवन है कि जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जाने, तो जुग सहस्त्र जोजन, तो इस वे के अंदर हमारा नियर अबाउट जो हमारी सन का कैलकुलेशन है वो किया गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तीर से 10-10 तीरें निकलती है, एक मिसाइल से 10-10 मिसाइल निकलती है।
होती हैं, वो एक कुछ थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़े से अलग वे के अंदर वो रिप्रेजेंटेड है। अगर हम उसको वैसे समझते हैं तो ऐसे है। हाँ, जितने भी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पायस होते हैं, हमारे की तो बात ही अलग है, लेकिन हर उसके अंदर ऐसे मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा जिसके अगर आप जो एल्जेब्रा है दैट इज़ गिवन बाय अरेबिक्स, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है, सभी का रोल है। हाँ, वैदिक साइंस क्योंकि सबसे ज़्यादा पुरानी है इसलिए उसकी जो वैरायटी वो सबसे ज़्यादा है। लवली यार, लवली। हाँ, क्या बहुत स्पीड से बोलते हैं यार ये। मेरे को लगता है ये ही इज़ अ कंटेंटप्रेन्योर ऑल्सो। हाँ, आपके अंदर से कंटेंट ऐसा निकलता है इतना बढ़िया बढ़िया। तो आपने जो हनुमान चालीसा से भी बताया, और आप काफ़ी कविताएं भी पढ़ते रहे हैं, भगवत गीता में आपको कोई श्लोक इंस्पायर करता है? जी सर, भगवत गीता के अंदर जो 15वां अध्याय है उसका एक श्लोक है कि ऊर्ध्वमूलम मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ये 15वां अध्याय शुरू होता है यहाँ हाँ, से। जो इसका पहला श्लोक है, तो इसका मतलब ये होता है, इट डिफाइंस व्हाट इज यूनिवर्स, इट डिफाइंस व्हाट इज नॉलेज। तो ये श्लोक मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, और इसको मेरे मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी क्या कहूँ, मेरे एवरीथिंग इज ऑफ माइंड, सो स्वामी श्री अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज, तो वे मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, तो उन्होंने मेरे को इसका मतलब समझाया था, और जैसे ही मैंने उसको समझा, जैसे ही मैंने उसको सुना, तब से इसके ऊपर एक अलग सी वो बैठ गई, क्योंकि ऑफ कोर्स दैट इज माय फील्ड, और उसको रिलेशन के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट वेज के अंदर इसको समझाया है कि क्या यूनिवर्स है, और दैट डेफिनेशन ऑलवेज स्ट्राइक्स मी। ये आपका इतना अमेजिंग फोकस है, कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं लगते आप। मैं आपको बात करते करते आपके कैरेक्टर को, आपकी पर्सनालिटी को समझ रहा हूँ कि अगर मैं डिफाइन कर सकूँ कि एक बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें इंस्पिरेशन निकल सकती हैं इससे। वीडियो बहुत काम का रहने वाला है आपके लिए, हाँ, कि क्या क्या चीज़ें इसमें से इतने कम उम्र में आपने इतना कुछ किया। क्या कभी कोई ऐसा पल आया आपको कि आपको थोड़ा घमंड भी आया हो, यार अब तो सर देखिए, सर घमंड आना होता है, लेकिन मेरे को पता है कि घमंड आए नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे मम्मा पापा हैं या दादाजी वगैरह हैं। घमंड आएगा तो थप्पड़ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद तो मैं सेफ हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है उसकी। आए भी गा तो ठीक हो जाएगा, मेरे को उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि घमंड आएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अभी मेरे को उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ऊपर है, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तो ये है, और बचपन से ही घमंड के ऊपर तो काफ़ी कुछ बताया है। एक कविता है, एक कविता का एक अंश है कि रावण हो या दुर्योधन हो, रावण हो या दुर्योधन हो, हिटलर हो या मुसोलिनी, उसका मान मिला मिट्टी में जिसको भी अभिमान हो गया। तो जब रावण जैसे व्यक्तित्व को अभिमान की वजह से ऐसा हाल हो सकता है, तो हम क्या हैं? इतनी विनम्रता आई कहाँ से? इसका क्या चक्कर क्या है? मतलब आप कैसे इतने हम्बल हो गए? हम्बल एक चीज़ तो है कि जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हम्बल होते हैं, और अभी हम्बलनेस तो मेरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर से मिला तब मैंने उनकी हम्बलनेस को ऑब्जर्व किया, और वो हम्बलनेस शायद ही, मतलब मैंने लोगों के अंदर ऑब्जर्व करी, लेकिन बहुत रेयरली, क्योंकि उनके पास एक ऐसा नॉलेज है, उन्होंने हर फील्ड के अंदर पढ़ा है, सिर्फ साइंस वगैरह के अंदर नहीं, उन्होंने लाइफ को समझा है। तो जैसे जैसे आपको थोड़ा बहुत बढ़ता जाता है, जैसे आप कितने हम्बल हैं, उसका रीज़न ये है कि आपने इतना कुछ गेन करा है, क्योंकि जैसे जैसे आप चीज़ों को गेन करते हो वैसे वैसे आपको पता चलता है कि अभी तो हमको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हर चीज़ एंडलेस है। तो जैसे जैसे अगर आप एक कुएं के अंदर हो और उसके मेंढक हो, तो आपको लगता है कि अरे मेरे को तो बहुत अच्छा कुछ आता है, आप अपने तुरम खान बने रहते हो, लेकिन जैसे ही आप आउटर वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हो, थोड़ा सीखते हो, तब आपको रियलिटी का पता चलता है। और ये जितनी सबसे बड़ी बात है कि जितना ज़्यादा कोई गेन करेगा उतना ज़्यादा वो हम्बल होगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। माय गॉड, ये कहाँ से आ गया यार? ये हमारे सेशन में अनइमेजिनेबल। एक मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, आप तो इस सब माता पिता को टेंशन में डाल दोगे यार। वो बेचारे जो माँ बाप देख रहे होंगे, वो तो अपने बच्चे को लेके चप्पल मारेंगे, देख उसको, देख। तो ये क्या आपको लगता है आप आजू बाजू के बच्चों के जीवन में प्रेशर क्रिएट कर देते हो? नहीं, जो भी ऐसा सोच रहे हो प्लीज़ भैया टेंशन नहीं लेने की बात है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ तो है, देखिए सभी गलतियाँ करते हैं, सभी शरारतें मैं करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या है, आप अपने आप को थोड़ा सा सीख लो। और आई एम नॉट अ आइडियल केस, नोबडी इज आइडियल, दो देयर आर सम पीपल। अगर आप उनको देखिए, अगर आप राम जी के जीवन को देखिए, भगवान श्री राम के जीवन को देखते, तो वो आइडियल केस है, और उनको देखो तब आपको लगता है। तो अगर हम ऐसे देखें तो जो भी कोई रामचरितमानस पढ़ता है तो उनको लगना चाहिए कि नहीं,
लेकिन हाँ सभी अलग होते हैं, सभी कोई किसी फील्ड में अच्छा, कोई किसी में, किसी का नेचर वैसा। आपको बस ये करना है, अगर आप ठीक पाथ के अंदर हैं, अगर आप अभी तक आपके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी से कंपेयर नहीं होना है, आपको ये नहीं देखना कि अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर आप इतने अच्छे स्पीकर हैं और अगर कोई नहीं है तो उसको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप उनसे इंस्पायर होइए, आप सर से इंस्पायर होइए, आप किसी से इंस्पायर होइए, लेकिन आप कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप उनसे बहुत बड़े भी हो सकते हैं किसी और फील्ड के अंदर। बहुत खूब, जो कि बहुत खूब, आपके लिए बना है। बहुत खूब, जबरदस्त। कंपेयर, कंप्लेन, क्रिटिसाइज नहीं करने का है, आपको रिकॉग्नाइज, रिफॉर्म, रेक्टिफाई करना है। देखो आप किस में अच्छे हो और उसमें आगे बढ़ना है। क्या मतलब इतना अमेजिंग नॉलेज। मुझे नहीं लगता ये 14 साल का, 114 साल से ज़्यादा का लगता है मेरे को। तो कौटिल्य, बचपन से ही आपने स्टैंडर्ड इतना अपना हाई कर लिया। 3 साल, 4 साल, 5 साल वो आकर के टेलीविजन पे पहले अमिताभ बच्चन जी के साथ में और इधर उधर सब, तो सबकी आपसे एक्सपेक्टेशन, ये कौटिल्य है भाई, ये तो कौटिल्य है। अच्छा, इतना ग्लैमर भी हो गया, स्टारडम भी हो गया, तो आपको नहीं लगा यार ये इसके बिना वाली लाइफ तो मैं देख ही नहीं पाया, मतलब यार मेरी लाइफ सिंपल नहीं रह गई और मेरे से इतना एक्सपेक्ट करते हैं, तो प्रेशर भी होता है? सर मेरी लाइफ कहाँ सिंपल नहीं है सर। मैं तो देखिए आपको कई सारी चीज़ें, इसको मैं ऐसे नहीं ले रहा, आई एम नॉट टेकिंग दिस इन दिस वे, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। लाइक देयर आर टू फेसेस ऑफ अ कॉइन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि उसकी वजह से आज मेरे को ये इतना बड़ा ऑनर है कि मैं आपसे बात करने को मिल रहा है, मेरे को आपसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं उस वे के अंदर देखता हूँ। और हाँ, अगर बात प्रेशर वगैरह की आती है तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आई ऑलवेज एडजस्ट माई सेल्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि लॉकडाउन के पहले 2 महीने मैंने बुक का एक भी पेज खोल के नहीं देखा। नो प्रॉब्लम। मैंने पापा जी के साथ सुबह से शाम तक क्रिकेट खेली और रात को मजे करके रात तक 2-2 बजे तक टीवी देख के सोए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फुल एंजॉय किया, अलग अलग चीजें करी। फिल्में देखते हो आप? हाँ, पापा जी के साथ रात को देखते हैं। कौन सी फिल्म पसंद है आपको, किसकी? मेरे को जैसे जो मेरे फेवरेट एक्टर है ही सलमान खान, बट आई लाइक अ लॉट ऑफ फिल्म्स एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फिल्म्स इन माय बंच, तो मेरे को कई सारी अच्छी लगती है। तो उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने 1 हफ्ते के अंदर अपनी 9th और 10th की साइंस कंप्लीट कर दी। मैंने हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का एक बार बेसिक पूरा 1 दिन के अंदर ले लिया। तो ऐसे मैं ये देखता हूँ कि फोकस के साथ बैठते जब भी मैं पढ़ता हूँ तब मैं पूरी जान लगा के पढ़ता हूँ। आई ऑलवेज डू समथिंग होल हार्टेडली। आई नेवर कि मैं मतलब आपका ध्यान कहीं और आ रहा है और अगर आप पढ़ कुछ और रहे हो। कई दिनों से ये बहुत बड़ा लेसन है। जब खेल रहे हैं तो जान लगा के खेलो और जब पढ़ रहे हैं तो पूरी जान लगा करके पढ़ो। शायद पूरे लॉकडाउन में मेरी कोई अच्छी सीटिंग नहीं थी, मैं ज़्यादा देर पढ़ता नहीं था और अभी भी कुछ दिन पहले तक मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन अभी मेरे को कुछ अब लगता है कि अब मैं कुछ और ज़्यादा अच्छा करूँ, तो मैं पिछले 2 दिन से 5:30 बजे तक पढ़ता हूँ। शाम को? सुबह तक। हाँ, सारी रात? हाँ, तो क्योंकि मज़ा आ गया, जस्ट द रीज़न। और ज़रूरी नहीं है कि ये आप करो, क्योंकि आपका वर्क क्लॉक, आपका हर चीज़ डिफरेंट होगा। तो जब आपका मन करे, जब आपको पढ़ना है, तब आप पूरी जी जान लगा के पढ़ो। और कॉन्टिन्यूटी, किसी भी चीज़ में कॉन्टिन्यूटी को मत छोड़ना। अगर आप कर रहे हो तो भले आप इसका टाइम स्लॉट चेंज कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, लेकिन इसको कभी छोड़ो मत। तो कॉन्टिन्यूटी के साथ मैं कर रहा हूँ, तो अभी आई एम एमिंग टू डू इट फॉर लॉन्ग टाइम। तो यही है कि जब तक आप कर रहे हो। रुको, 2 चीज़ें मैंने पकड़ी। एक आपने बताया कि जी जान लगा के पढ़ो जब पढ़ रहे हो, और दूसरा आपने बताया कॉन्टिन्यूटी के साथ, यानी कि कंसिस्टेंसी से पढ़ो। ये टॉपिक चल ही रहा है तो मैं इसी को एक्सटेंड करता हूँ। कहीं बच्चों को आजकल स्टडी टिप्स चाहिए, एग्जाम्स भी आने वाले हैं, सब है, तो अगर एक टिप देना चाहो सबसे सॉलिड वाला जिससे उसका गेम चेंज होए, तो वो क्या होगा? देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जब भी, तब आप क्या करो, जो मेरे को पढ़ना है उसको एक बार लिख लो। ये बहुत ही ज़्यादा इतना अच्छा तरीका है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको लिख लो, उसके सारे सब टॉपिक्स लिख दो, 4-5 सब टॉपिक होते हैं, उसके अंदर आपके जो गोल है वो लिख लो। तो आपके एक शॉर्ट गोल्स बना लिए, उन गोल्स को आप सिंपली फॉलो अप करिए और शॉर्ट गोल्स बनाइए। जैसे जैसे आप शॉर्ट गोल्स बनाते हैं वैसे वैसे जब भी वो कंप्लीट होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ते टाइम आपको उसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, CCD वाली ट्रिक अप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। क्योंकि जो बेसिक है ना हर चीज़ का, वो यही है कि आप उस चीज़ को समझ लो। क्योंकि नॉलेज पढ़ना, उसका एक रीज़न है समझना। नॉलेज हमारे सामने क्यों है इतना सारा, क्योंकि हम उसको समझ सकते हैं, हमको उसका रीज़न रटना नहीं है। तो अगर यही बेसिक है, उसको समझो, वो वाली ट्रिक अप्लाई करो, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें करो, आपको कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होने वाला। बहुत बढ़िया गेम चेंज किया है आपने, मज़ा आ गया मेरे को। उनका पर्सनालिटी समझ में आ गया। ये पूरा पिक्चर में देखते हैं एक बार, मैं पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा जूम आउट करके पूरा पिक्चर ड्रॉ कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया,
पिक्चर को समझ लिया, उसके बाद अंदर डेप्थ में जाना होता है। वही है इनका CCD। ये वाला सेक्शन ना काट करके वीडियो का सबको पहुंचा दो भैया। ये बड़ी काम की चीज़ बता गई कौटिल्य, जिसने इसको आज दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बनाया है। इसने इनका IQ आज आइंस्टाइन के बराबर लाया। वो वाली ट्रिक मिल गई आपको, वेरी वैल्यूएबल। अच्छा लगा सी आप एक ब्रिलियंस के, एक एजुकेशन और स्पोर्ट्स के, खेलने के, मस्ती करने के एक बड़ा अच्छा बैलेंस्ड एग्जाम्पल है। तो आपका स्टूडेंट लाइफ, स्टडी लाइफ और स्पोर्ट्स लाइफ, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है। तो इसको करते कैसे हो? जब आप एक चीज़ में बहुत घुल जाते हो तो फिर वापस कैसे आते हो उससे? मतलब मेरा क्वेश्चन आपका डे शेड्यूल को लेकर के है। क्या एक इंटेलिजेंट बच्चे का डे कुछ अलग शेड्यूल होता है क्या? सर मैं पूरे दिन खेल सकता हूँ, मैं पूरे दिन पढ़ सकता हूँ। इसका रीजन ये है कि जो भी मैं करता हूँ मैं पूरे मन से करता हूँ, बस यही रीजन है। फिर इंटेलिजेंट बच्चे का शेड्यूल क्यों अलग होगा? हम अलग थोड़ी ना, हम सभी वैसे ही हैं, एक जैसे हैं। बस अगर कोई इंटेलिजेंट है, अगर किसी का उसमें मन लगता है तो उसको थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड करते हैं। मेरी एक और परेशानी है जी सर, अभी आपकी उम्र के बच्चे वीडियो गेम में लग गए हैं। ये मेरे साथ यहाँ कैमरामैन पीछे खड़ा था, ये पगला गया, इतना वीडियो गेम खेलता है। और ये वीडियो गेम में इतना ज़्यादा घुस गए हैं कि पूरी जान लगा देते हैं उसके अंदर। अच्छा, वो भी आपकी तरह पूरी जान लगा रहे हैं, और इतनी जान लगा दिया वीडियो गेम में कि जितना तनख्वाह लेता है उसमें अंदर कूपन खरीदने के लिए, सब खरीदने के लिए उसी में खर्च कर देता है। तो इनका क्या किया जाए? सर देखिए, अब मैं 14 साल का हूँ, ना मेरे पास फ़ोन है, ना मैं कोई वीडियो गेम खेलता हूँ। नहीं, कोई भी नहीं, फ़ोन भी नहीं है। फ़ोन नहीं है। तो एक सिंपल सी बात है, देखिए एक सिंपल सी, स्पेशली फॉर पेरेंट्स, और ये मेरे पापा जी भी कहते हैं और ये मेरे को बहुत ही अच्छी लगी बात। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो आप उसको रसगुल्ले थोड़ी ना खिलाते हो या जलेबियाँ खिलाते हो, नहीं खिलाते। तो आप उसको थोड़े इंजेक्शन देते हो, थोड़ी दवाइयाँ देते हो, उसमें दर्द होता है, थोड़ी कड़वी लगती हैं। ऐसे ही अगर कोई गलत दिशा में, अगर कोई ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलता है, देखिए वीडियो गेम से अच्छे बाहर की लाइफ, आप स्पोर्ट्स करिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप फोन भी यूज़ करते हैं तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए करिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको क्यों ज़रूरी है डिस्ट्रैक्ट होना? अगर आप कहोगे कि छोटे बच्चे हैं, खाना नहीं खाते और फ़ोन चलाते, अगर फ़ोन ना दो तो खाना नहीं खाते, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो देखिए बिल्कुल पकड़ लिया। इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप फ़ोन ना दो, खाना तो खाना है, आप उससे क्यों कर रहे हो? आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट इन द सेंस, फोन इज नॉट गुड, दिस इज द सिंपल एंड सोल ट्रिक। इसलिए मेरे पास नहीं है, एंड दिस नो प्रॉब्लम। आई एंजॉय एवरीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कितनी भी देर स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं देखता हूँ कि बच्चे पार्क के अंदर आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? जब बाहर की लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी है, जब बाहर इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप क्यों सोशल मीडिया के अंदर, आप क्यों एक वर्चुअल गेम के अंदर अपना पूरा माइंड फोकस कर रहे हो? आप बिल्कुल वीडियो गेम नहीं खेला आपने? सर बिल्कुल भी नहीं। दिस इज अनइमेजिनेबल। सर फोन है ही नहीं। सर फोन पेरेंट्स ने दिया ही नहीं, और उन्होंने कहा, एंड आई आल्सो फाइंड, मेरे को फोन अब अच्छा ही नहीं लगता इतना। आप इंफॉर्मेशन सोर्स के लिए भी आप जितना चाहिए उतना तो ठीक है, क्योंकि फ़ोन के कई बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन जब डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपको लगेगा कि अरे नहीं, अगर मैं प्रॉब्लम हो जाऊंगा, अगर मैं फ़ोन नहीं दूँ तो बच्चे तो रिवॉल्यूशनाइज हो जाएंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, थोड़े से गुस्सा होंगे, मतलब अगर लगाना पड़े तो एक आधा लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लगाने से डरते क्यों हैं? नहीं लगा दे, मतलब। हाँ, अच्छा, हाँ, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं। रियलिटी ये है, सुनने में थोड़ी हार्श लगे वो कोई नहीं, लेकिन असलियत में ऐसा ही होता है। स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। एक और चीज़ होती है, अगर आप ज़्यादा फ़ोन दे दे तो कई बार स्टेज पर आ जाते हैं कि उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो कुछ भी नहीं, कई बच्चे वीडियो गेम्स के बिना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं, कई को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, एक एडिक्शन आ जाती है, और एडिक्शन इज़ वेरी 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 बैड। तो एडिक्शन से बच के रहो। बाकी सारी चीज़ें हाँ 15-20 मिनट खेलना है, क्योंकि मना करोगे तो आप मेरे को गुस्सा होगे, तो खेल लो 15-20 मिनट। वेरी गुड है। अगर कंप्लीटली मना हो गया तो कहेंगे, तो बाद में कहेंगे कौटिल्य ने मना करवा दिया। तो नहीं, 15-20 मिनट खेलो, एडिक्ट मत हो, बस इतना ध्यान रखो। कूपन कोड क्या नया है उस सारे टाइम उसको मत देखो। 15 मिनट खेलना है, खेलो, एंजॉय कर लो, लेकिन क्लास के अंदर पढ़ते वक्त, स्पोर्ट्स में खेलते वक्त ये मत चेक करो कि कल क्या कूपन आने वाला है, कल क्या गेम आने वाला है, कल क्या वर्जन आने वाला है। मत सोचो, बाहर में मत सोचो, जब खेल रहे हो खेल लो, नो प्रॉब्लम। जो गूगल बॉय का मतलब हो गया कि भाई जिसके पास इतना रिजर्वायर ऑफ नॉलेज हो, आपको आध्यात्मिकता का भी बहुत अच्छा रिजर्वायर है आपके पास नॉलेज का। मैंने सुना आपसे स्वामी शंकराचार्य जी ने पूछा था आपसे कि 3 वरदान मांगो, आप यहाँ आए हो,
तो आपने क्या 3 चीजें मांगी? वरदान तो नहीं, इच्छा पूछी थी। इच्छा? तो हाँ, तो मतलब जब मैं गया था पहली बार काशी जी, तो उन्होंने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले तो मैंने उनसे सद्बुद्धि मांगी कि अगर कुछ भी हुआ तो आई शुड ऑलवेज लुक फॉर अ बेटर थिंग। तो मैंने सद्बुद्धि मांगी। उसके बाद मैंने मांगा पंचजन्य शंख, क्योंकि मुझे कृष्ण जी बहुत अच्छे लगते हैं और वे तो सभी के आइडियल है और उनकी तो बात ही नहीं डाली है। तो उनसे इंस्पायर होकर मेरे को लगा कि मेरे को पंचजन्य शंख काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने उसकी कही। और तीसरी बार कहा कि मेरे को गंगा किनारे गाय के गोबर से स्नान करना है। अरे वाह, अच्छा, वेरी अनयूजुअल। हाँ, पांचजन्य शंख मांगा, ये कृष्ण का शंख होता है, और गंगा किनारे गोबर से स्नान करना, गाय के गोबर से, इसको बहुत शुद्ध माना जाता है शास्त्रों में। और तीसरी चीज़ आपने बताई कि आपने सद्बुद्धि मांगी, वेरी अनयूजुअल। और कुछ नहीं आया मन में कि कुछ मटेरियल पोजेशन मांगूं? मतलब बचपन में बच्चे जो है ना, खिलौने मांगते हैं, खेलने की चीज़ें मांगते हैं, और कुछ मांगते हैं जिससे उनको एक्साइटमेंट आए। और पर आपका इंटेलेक्ट जो है वो इतना बैलेंस्ड है, मैंने देखा है, इतना बैलेंस्ड है, इतना सोबर है कि आप कभी भी एजिटेट नहीं होते किसी भी अपनी डिज़ायर के द्वारा। तो ये कैसे हुआ? ये भी आपको लगता है शास्त्रों के ज्ञान से हुआ? सर तब तो छोटा था और शास्त्रों के ज्ञान खैर खुद नहीं पढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे आप सिनेरियो के अंदर रहते हैं, जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हैं, वैसा वैसा आपका थॉट्स डेवलप होते हैं, वैसा ही आपके अंदर से आपकी आवाज़ें आने लगती है। अब मैं आज आपसे मिला तो मैं अभी यहाँ से कुछ लेकर जा रहा हूँ, कुछ अच्छा और पॉजिटिव लेकर जा रहा हूँ। ऐसे ही तब तक मैं बहुत सारे लोगों से मिला, उनसे अच्छाई ली, और उसी का ही शायद ये थोड़ा बहुत था। कौटिल्य पंडित को इतने सारे अवार्ड मिल चुके हैं। यहाँ हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भारत गौरव अवार्ड मिला बाद में, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने इनको रिकग्नाइज किया, चाइल्ड प्रोडिजी। हाँ, ही इज़ अ ट्रू एम्बेसडर ऑफ बड़ा भारत। ये वो व्यक्ति जिन्होंने भारत को बड़ा किया इतनी छोटी उम्र में। अब इनके पास जिम्मेदारियां भी बहुत सारी आ गई, इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे मुझे समझ नहीं आता। और अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि मैं किताब भी लिखना चाहता हूँ। मैंने सुना आपकी किताब बच्चों के ऊपर लिखने की इच्छा है कुछ? जी सर मैंने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस तो नहीं करी, मैंने ऑब्जर्व की है। वो है कम्युनिकेशन गैप, स्पेशली बिटवीन पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, और वो इरेडिकेट ईजिली हो सकता है। और उसके कई सारे तरीके मैं उसके अंदर अपनी बुक के अंदर फोकस करना चाहता हूँ। और एक चीज़ और उसके अंदर है कि देखिए, मेरे साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं है। मैं अपने पापा जी से कुछ भी कह सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे को उनसे डांट भी पड़ती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गैप नहीं है। और उस गैप की वजह से आई कैन एक्चुअली आस्क फॉर एनीथिंग। अगर अभी भी मैं अपना एम चेंज करना चाहूँ, या फिर अगर मेरे को अभी सोशल स्टडीज़ के अंदर जाना हो, फैशन डिज़ाइनिंग करनी, तो पापा मना नहीं करेंगे। हाँ, मेरे को अभी करना नहीं है, लेकिन वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं है, हमने एक दूसरे को समझ रखा है। ओके, तो उसी कम्युनिकेशन गैप को इरेडिकेट करने की मैंने सोची है, और उसके ही रिगार्डिंग मैं अपनी बुक लिखने वाला हूँ। शुरू कर दी किताब लिखनी? हाँ, और मैं शायद इसको बहुत जल्द, क्योंकि अब मैं काफ़ी फ्री हो गया हूँ, बहुत जल्द मैं इसको लॉन्च करूँगा। और उसका अभी मैंने टाइटल सोचा है कि जेन जी नॉट इक्वल टू जेन एक्स। और इसके अंदर जो आजकल की प्रॉब्लम्स होती है उनको मैंने एड्रेस करने की कोशिश करी है, और ये कैसे इरेडिकेट हो सकती है कम्युनिकेशन गैप, ताकि जितनी सारी जो 99% इश्यूज़ आते हैं, भले ही वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हों, भले ही वो किसी नॉर्मल चीज़ के हों, वो ना आए। मैं देख रहा हूँ कि जब आप 5-6 साल के थे, 4 साल के थे, 3 साल के थे, तब तो आप टेलीविज़न पे बहुत आए, पर कई सालों से आप थोड़ा हिडन हो गए, शायद वापस कहीं पढ़ाई में चले गए। अब आप किताब लिखने की बात भी कर रहे हैं, आपने अपने टेस्ट को भी अपने और अपनी एस्पिरेशन को भी आपने इवॉल्व किया, सब्जेक्ट चेंज किए। कहाँ बिजी थे आप इतने समय तक? सर देखिए, जो मेरा गोल है वो काफ़ी बड़ा है। जैसे मैं शुरू में बहुत सारे टीवी चैनल्स पे गया, बहुत सारे लोगों से मिला, तो वहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। अब उस नॉलेज जो आपको मिला उसको अप्लाई भी तो करना है। आप सारे टाइम तो टीवी चैनल्स पर नहीं आ सकते, तो मैंने ये करा, मैंने अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ करी, क्योंकि अब मेरा गोल बड़ा है। बचपन में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी वगैरह, लेकिन अब मैं उस नॉलेज को एप्लीकेशन के अंदर लाना चाहता हूँ, और जो क्यूरियोसिटीज़ है, क्वेश्चंस है, मैं अपने क्वेश्चंस को आंसर करना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर है, जो वर्ल्ड चाहता है, दैट एवरीबॉडी वांट्स। इस छोटे से बालक का इतना बड़ा सामर्थ्य देख करके मैं बस यही 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की ये बड़ी प्यारी कविता है जो कौटिल्य ने भी अपने YouTube चैनल पर डाली है। देश की नई पीढ़ी आपको अपना आइडियल मानती है, और ये अपने आप में कोई अजूबे से कम नहीं है। एक बड़ा बेंचमार्क आपने एस्टैब्लिश कर दिया, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कौटिल्य, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। इनफैक्ट आवर एंटायर कंट्री इज प्राउड ऑफ यू कि आज आप हमारे चैनल पे आए। जाने से पहले एक टिप जो सारे बच्चों को आप देना चाहते हैं, जो लगता है यार ये ज़रूर फॉलो करना, आप भी
आप भी कौटिल्य या कौटिल्य से आगे भी निकल सकते हैं? सर ऑफ कोर्स, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखिए जो मेरे से छोटे हैं उनको तो मेरे से ज़रूर आगे निकलना चाहिए, क्योंकि अगर वे मेरे से आगे नहीं निकलेंगे तो कैसे चलेगा। और क्या टिप देंगे आप? और हमेशा आगे निकलना ही चाहिए, क्योंकि जो छोटे हैं वे तो बेटर होंगे, और अगर होंगे तो और ज़्यादा खुशी होती है। और टिप यही है, टिप तो क्या, एक सिंपल सी बात है, आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, आप जानिए कि आप क्या हैं, आपकी पावर क्या है, उस पावर को सोचिए, जानिए, और फिर उसको थोड़ा सा एफर्ट्स डाल के एप्लीकेशन करिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बहुत सुंदर, लवली, फैंटास्टिक। यही है हमारा बड़ा भारत शो, जहां पे हम भारत के ग्लोबल एम्बेसडर्स, जो भारत को आज ग्लोबल पेडेस्ट्रियल पे पहुंचाने का दम रखते हैं, उन्हीं में से आज आपको हमने मिलवाया कौटिल्य पंडित से। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसा रहा, आपकी लर्निंग क्या रही कौटिल्य के साथ में, क्या आपको सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।